Okay, so in the previous class, we were talking about the dichromate titration. Okay, and in this we have I have told you about that we will take K2Cr2O7, that is your dichromate, which is going to act as your oxidizing agent and in acidic medium. And we will use diphenylamine as an indicator, which becomes blue in color at the end point. So we have done all this reaction. इसको हम Fe+2 को convert करने के लिए use कर सकते हैं into Fe+3. C2O4 2- के लिए हम इसको use करते हैं to convert into CO2. आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर सकते हैं और सल्फाइड को सल्फेट में कर सकते हैं. तो दीज आर ऑल योर रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि K2Cr2O7 किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ. ऑक्सीडाइजिंग, इसके लिए आपको एन फैक्टर ऑलरेडी बता दिया है कि लर्न करना है, दैट हैज़ टू बी n = 6. और इस केस में Cr2O7 2- जो है दैट इज इट इज़ गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू +3. तो यही सब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. डिफरेंट इंडिकेटर्स भी ले सकते हैं. नेक्स्ट वी विल बी लाइक डूइंग वन क्वेश्चन regarding this topic, and then we will continue with next last type of titration. So here I have a sample containing mixture of AO. AO एक कंपाउंड है जिसमें A कोई भी एक एलिमेंट है तो उसका ऑक्साइड है, एंड A2O3 has weight 2.2 grams. If it takes 0.015 mole of K2Cr2O7 to oxidize the sample completely into AO4-, then calculate the atomic weight of A if 0.0187 mole of AO4- is formed. ओके, टाइट्रेशन के क्वेश्चंस यूजुअली दिखने में बहुत भयानक से लगते हैं, बट दे आर एक्चुअली वेरी इजी. ठीक है, बस क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए कि व्हाट दे आर आस्किंग एंड व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. तो आपको यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक सैम्पल है जिसमें मिक्सचर प्रेजेंट है आपके पास AO का और A2O3 का, और उसका वेट गिवन है 2.2 ग्राम्स. तो क्लियरली वेट ऑफ AO प्लस वेट ऑफ A2O3 is given to you, which is 2.2 grams. ओके, लेट्स एज्यूम कि इसका वेट x है, तो इसका वेट कितना हो जाएगा 2.2 माइनस x. ठीक है, ये तो वेट के रिस्पेक्ट में बात हो गई. यहाँ पे हम वेट लिख देते हैं. अगर मैं इसका मोलर मास बताना चाहूँ तो मोलर मास कितना हो जाएगा, AO का मोलर मास, ऑक्सीजन का तो फिक्स है 16. लेट्स से इसका मोलर मास A का मैं A मान के चल रही हूँ, आई एम एज्यूमिंग इट्स A ओनली. देन लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंड वन, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, मेरे पास 3 ऑक्सीजन है, 3 × 16 48 प्लस 2A है, तो 2A कर दो. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक समझ में आया? इतना चीज समझ में आया क्वेश्चन में? ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है इट टेक्स, अच्छा एवरीवन प्लीज मैसेज मी इन द होस्ट में मेरे को मैसेज करना, ओके, नॉट डोंट मैसेज मी इन co-host वन. Fine. Now next statement, it is saying that if it takes 0.013 mole of K2Cr2O7 to oxidize the sample completely, मतलब दोनों के दोनों जो है वो ऑक्सीडाइज हो जा रहे हैं completely. तो ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, AO4- में, और ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें,
AO4 माइनस में, और इसका आपको दिया इतने मोल्स गिवन है। इफ 0.0187 मोल ऑफ AO4 माइनस इज फॉर्म, ये टोटल मोल्स आपको फॉर्म हुआ है। इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 0.0187 फॉर AO4 माइनस टोटल, टोटल के लिए आपको गिवन है। ओके अब मुझे ये पता है कि AO ऑक्सीडाइज हो रहा है AO4 माइनस में, A2O3 भी फर्दर ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, AO4 माइनस में। ओके अब मुझे ये पता है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो कैसा है, 1:1 रेशियो में है ना। दोनों कंबाइन किस फॉर्म में हो रहा है, 1:1 रेशियो में। ये भी AO4 माइनस फॉर्म कर रहा है, ये भी AO4 माइनस फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इसके मोल्स, अगर मुझे इसके मोल्स लिखने हैं, वेट ऑफ AO, इसका हम लिख लेते हैं वेट ऑफ, मोल्स ऑफ AO कर लो, मोल्स ऑफ AO। मोल्स ऑफ AO क्या होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, एंड सेम इज विद दिस वन, मोल्स ऑफ A2O3 किसके इक्वल हो जाएगा, 2.2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2A प्लस 48। ओके और यही जो आपके पास यही जो मोल्स हैं, यही ऑक्सीडाइज होके AO4 माइनस फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे भी AO4 माइनस फॉर्म करे, बट यहाँ पे AO A1 में है, यहाँ पे भी A1 फॉर्म में, यहाँ पे A2 में है, यहाँ पे A कितना है 1 में। तो ये जो है 1:1 रेशियो में प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, बट ये आपके पास 2:1 के रेशियो में AO4 माइनस फॉर्म कर रहा है। तो इन दोनों को हम सिंपली क्या कर देंगे, मोल से इक्वेट कर देंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा x डिवाइडेड बाई A प्लस 16 प्लस इतने मोल्स है इसके, बट यहाँ पे अगर 2 था मेरे पास, A2O3 को हम कन्वर्ट कर रहे हैं AO4 माइनस में, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इसके जितने भी मोल्स थे, इसके मोल्स कितने आए, 2.2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2A प्लस 48। तो इसके जितने मोल्स हैं उतने ही मोल्स यहाँ पे होंगे, बस 2 टाइम्स होगा, तो 2 इंटू, बिकॉज अगर एक 2 प्रिपेयर कर रहा है तो इतना कितना प्रिपेयर करेगा, 2 इंटू दिस मच, दिस विल बिकम 2 इंटू 2.2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2A प्लस 48। तो ये आपके पास, इसको लिख दो 2 इंटू 2.2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2A प्लस 48, विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 0.0187, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। यहां से आपको आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। गॉट इट नाउ। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ऑक्सीडाइज कर रहे थे किससे, K2Cr2O7 से। यही तो हमारे पास था। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन वाज सेइंग दैट हियर, if it takes 0.013 mole of K2Cr2O7 to oxidize the sample completely into this much, then calculate the atomic weight of A। तो एक इक्वेशन मुझे यहाँ पे प्रिपेयर होगी, दूसरी इक्वेशन जो है हम इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से प्रिपेयर करेंगे। अब मुझे ये पता है कि एट एनी पॉइंट एक, कि कभी ना कभी इस टाइट्रेशन में इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा, और जब इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा तो इक्विवेलेंस ऑफ AO according to the law of equivalence, I can write down, 1 second, okay, so according to the law of equivalence I can okay 1 second, क्या हो गया,
हाँ संपदा, कुछ डाउट है तो कोहो से मैसेज करो, बिकॉज ये फुल स्क्रीन हो जा रहा है तो आई एम एक्चुअली अनेबल टू सी योर चैट्स इन दिस। और ये ओके, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, वन सेकेंड। Okay, just 1 minute. I'll open this once again. Okay, so as I was saying, from here we will get our equation 1. Now at equivalence point, जहाँ पे titration आपके पास finish हो चुका है, वहाँ पे according to the law of equivalence क्या हो जाएगा? Equivalence of AO plus equivalence of A2O3 will be equal to the equivalence of K2Cr2O7. दैट मीन्स सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक तरफ, सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट को आप एक तरफ लिख दोगे। अब बस यहाँ पे आपको इक्विवेलेंस ऑफ ए निकालना है, तो आपको मोल्स पता है x डिवाइडेड बाई ए प्लस 16 और एओ का एन फैक्टर होगा 5। कैसे? देखो एओ जो है वो कन्वर्ट हो रहा है AO4 माइनस में। ओके, तो ऑक्सीजन के हिसाब से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ये +2 होगा क्योंकि ऑक्सीजन का -2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा +7। तो +2 से +7 चेंज कितने का आ रहा है? 1 का, और एटम नंबर ऑफ एटम भी सॉरी चेंज 5 का आ रहा है, नंबर ऑफ एटम्स एक ही है, तो एन फैक्टर हो गया 5। ऐसे ही अगर मैं A2O3 का निकालूँ, A2O3 कन्वर्ट हो रहा है AO4 माइनस में, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, यहाँ पे चेंज हो रहा है +7 में। +3 से +7 एन फैक्टर कितना हो जाएगा? चेंज कितना आया? 4 का, और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2। सो 4 2 8। तो फॉर दिस वन एन फैक्टर इज 8। नाउ यहाँ पे अब हम निकालेंगे इक्विवेलेंट्स ऑफ दिस मच। अब हमको पता है इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2.2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2a प्लस 48 मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर। इक्विवेलेंस ऑफ K2Cr2O7 का क्या लिखोगे? आपको मोल्स गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, 0.015 इंटू एन फैक्टर K2Cr2O7 का फिक्स है एसिडिक मीडियम में, आपको पता है 6 हो जाएगा। यहाँ से आपको एक इक्वेशन 1 मिल जाएगी, यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन 2 मिल गई है, तो यू विल हैव टू सॉल्व फॉर इक्वेशन 1 एंड
इक्वेशन 2। गॉट इट? सॉल्व करना, मुझे बताना कि कितना आ रहा है आपका आंसर। क्वेश्चन लिखा नहीं क्या अभी चार्विक? डोंट आस्क मी टू स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन, ऑलरेडी इतना आई डोंट नो व्हाई दिस इज क्रिएटिंग सो मच ऑफ प्रॉब्लम। ज़्यादा स्क्रॉल करने को बोलो मत, उसी टाइम पे लिख लिया करो जल्दी जल्दी। जल्दी से लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया सबको? रेज योर हैंड। दैट हाउ टू सॉल्व। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मॉड्यूल में भी मिलेंगे, तो हो सकता है आपको डिफिकल्ट लग रहा हो ये, बट यू हैव टू समहाउ अंडरस्टैंड। ओके, चलो। Okay, now next type of titration is your iodometric and iodimetric titration. अगेन नाम आपको ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सा लग सकता है, बट हम ये सब कर चुके हैं ऑलरेडी। इट इज अ टाइप ऑफ redox titration ओनली। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज okay. So in this, compounds containing iodine are widely used in titrations. It is a part of redox titration. ठीक है, redox के जैसा ही टाइट्रेशन होता है। मैं यहाँ दोनों को थोड़ा सा अलग करके लिख रही हूँ और डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगी कि टाइट्रेशन में होता क्या है, और क्वेश्चन आपको इस पे किस तरीके के पूछे जाएंगे। ओके, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में, आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन में ये वर्ड आ रहा है आपका किससे? आयोडीन से। सो इन दिस केस आयोडीन इज यूज्ड। स्टार्टिंग में जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं, जो भी सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, वो आपके पास क्या होगा? आयोडीन होगा। और दिस आयोडीन इज गोइंग टू एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इटसेल्फ क्या होने वाला है? विल रिड्यूस, है ना? अगर खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, तो खुद को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। ओके, सो इन दिस केस डायरेक्ट I2 is used. This is your one thing. I2 जो है इसमें कन्वर्ट हो रहा है किसमें? I माइनस में। तो आयोडीन जो है इन दिस केस गेटिंग कन्वर्टेड इनटू आयोडाइड। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पे -1। 0 से -1 जब चेंज हो रहा है तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। जब इसका रिडक्शन हो रहा है तो इटसेल्फ इट विल बी एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, आयोडोमेट्रिक की बात करें तो ये आया है आयोडाइड से। इन दिस केस आयोडाइड इज यूज्ड। तो स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो आपके पास आयोडाइड आयन होता है, मतलब अब I- से ये कन्वर्ट होगा किसमें? I2 में। बैलेंस कर लो,
यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, -1 से 0, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अगर आयोडीन, इस आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये इटसेल्फ किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। तो आप इसको यहाँ पे लिख दो, इट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, आयोडीमेट्रिक और आयोडोमेट्रिक में डिफरेंस ये है कि आयोडीमेट्रिक में हम डायरेक्टली I2 का यूज करते हैं, आयोडोमेट्रिक में हम क्या करते हैं कि आयोडाइड आयन से पहले आयोडीन को प्रिपेयर करते हैं, ओके, विद द हेल्प ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कर हो रहा है, तो यहाँ पे लिख दो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से I माइनस ऑक्सीडाइज होता है किसमें, I2 में, और इस I2 को हम फर्दर यूज करते हैं टाइट्रेशन में। ओके, दिस बेसिक इज क्लियर, समझ में आया। आयोडोमेट्रिक और आयोडीमेट्रिक में, पहले वाले में डायरेक्टली आयोडीन यूज हो रहा है आयोडीमेट्रिक में, और आयोडोमेट्रिक में आयोडीन को हम प्रिपेयर कर रहे हैं पहले, तो इनडायरेक्टली I2 आपके पास यूज हो रहा है। नाउ इसमें कुछ, ये तो डायरेक्ट रिएक्शन है तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं होती, इसमें थोड़ा सा हमारे पास पहले प्रिपेयर करना पड़ता है। तो उसको प्रिपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं KiO3, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। उसके लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ IO3 माइनस। नाउ दिस इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आयोडाइड आयन जो है बैलेंस करते हुए मैं लिख रही हूँ, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 3I2 प्लस 3H2 यहाँ पे। अब जो आपने यहाँ पे I2 प्रिपेयर किया है, दिस I2 फर्दर एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर सोडियम थायोसल्फेट। ओके, बैलेंस करते हुए मैं ऑलरेडी लिख रही हूँ, which will lead to the formation of Na2S4O6 plus 2NaI। तो बेसिकली यहाँ पे नोन वॉल्यूम ऑफ I2 जो है वो हम यूज करते हैं टू डिटरमाइन दी कितना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने यूज किया फॉर आयोडाइड आयन टू गेट ऑक्सीडाइज टू I2, क्योंकि उसको यूज करने के लिए हमको कुछ ना कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा। जहां भी आप I2 देख लो वहां पे सोडियम थायोसल्फेट के साथ रिएक्शन होगा ही होगा। अगर हम टाइट्रेशन कर रहे हैं और I2 ऑब्जर्व कर रहे हो तो वहाँ पे सोडियम थायोसल्फेट आपको मिलने ही वाला है, और दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट। क्वेश्चन जो आपके आएंगे यूजुअली, इसका अमाउंट आपको गिवन रहेगा, इसकी मोलैरिटी, इसका वॉल्यूम, इसका डेटा गिवन रहेगा। इसके डेटा से आप ये डेटा निकालोगे, जब ये आ जाएगा तो आपको ये पता होगा, और इसके डेटा से आप क्या निकालोगे कि कितना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने यहाँ पे यूज किया है। गॉट इट? अंडरस्टूड और नॉट? एक और बार एक्सप्लेन। Iodometric titration में what is happening is you are indirectly using the I2, okay, to determine the presence of oxidizing agent। पहले इसको उसमें देख लेते हैं तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। इस केस में we are going to use ब्यूरेट। ब्यूरेट में हमारे पास प्रेजेंट होगा सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3, ठीक है। यहाँ पे नॉब होता है, यहाँ पे हमारे पास एक फ्लास्क होगा। इस केस में इसको स्पेशली आयोडो फ्लास्क बोलते हैं, ठीक है, नाम से वैसे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। इसमें हमारे पास प्रेजेंट होगा आयोडाइड आयन, ठीक है। अब आयोडाइड आयन जो है वो वाटर में इतना आसानी से सॉल्युबल नहीं होता, तो वी यूज Ki टू मेक देम मोर सॉल्युबल। तो Ki भी प्रेजेंट होगा। अब इस I माइनस को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमने यहाँ पे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला हुआ है, दैट इज योर KiO3। अब मुझे यही पता करना है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने कितना यूज़ किया, ओके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले तो इस कॉनिकल फ्लास्क में आयोडाइड का सोल्यूशन होगा, उसमें Ki प्रेजेंट होगा और हमने KiO3 ऐड किया है। मुझे इसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता कि कितना है, तो इसी का कॉन्सेंट्रेशन हमको फाइंड करना है। टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, एक नोन का कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, एक अननोन का कॉन्सेंट्रेशन हम नोन की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क में जब मैंने I माइनस लिया, KiO3 माइनस लिया, और ये इसके साथ रिएक्शन कर गया KiO3, कैसे, इस तरीके से, which led to the formation of I2।
अब मुझे पता करना है KiO3, तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ ब्यूरेट से, फ्रॉम दिस ब्यूरेट ड्रॉप बाय ड्रॉप हमने पुट किया सोडियम थायोसल्फेट। तो अब सोडियम थायोसल्फेट जो है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट किया, आयोडीन के साथ रिएक्शन करके उसने फॉर्म किया Na2S4O6, सॉरी इसको O6 कर लो, Na2S4O6 प्लस 2Na। अब मुझे इसका तो ब्यूरेट में जो भी होता है ये तो नोन होता है, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आप कोई भी टाइट्रेशन कर लो, ब्यूरेट में जो भी कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम सब आपका नोन होता है, तो इसके वैल्यूज आपको नोन होंगे। M1 भी पता होगा, V1 भी पता होगा, सारी चीज़ें पता होंगी, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन सब पता होगा। इसकी हेल्प से आप I2 निकालोगे, और I2 की हेल्प से आप फर्दर क्या निकालोगे, KiO3 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. क्लियर है सबको? अब आप इक्विवेलेंट्स को इक्वेट करके फाइंड आउट कर लो, इट्स द सेम थिंग। अभी आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन की अगर हम डायग्रामेटिक व्यू में बात करना चाहें, तो यहाँ पे हमारे पास ब्यूरेट होगा, ब्यूरेट में अगेन नोन यहाँ पे प्रेजेंट होता है Na2S2O3, दैट इज योर सोडियम थायोसल्फेट। यहाँ पे हम लेते हैं I2 का सॉल्यूशन। ओके, अगेन वी आर गोइंग टू ऐड Ki to dissolve iodine and to prepare iodine solution। ठीक है, ये जो मेथड है इसको हम यूज करते हैं फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ Na2S2O3। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब हम टाइट्रेशन पढ़ रहे थे, मैंने एक चीज बताई थी, प्राइमरी टाइट्रेंट और सेकेंडरी टाइट्रेंट, है ना। तो उसमें ये मैंने बोला था कि प्राइमरी में यूजुअली सब स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, बट सेकेंडरी में स्टैंडर्डाइज नहीं होते, बिकॉज कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी आ जाती है। सो बिकॉज ऑफ सम इम्प्योरिटी इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो चेंज हो गया है। ओके, तो इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम बेसिकली आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे Na2S2O3 जो है, इट इज गोइंग टू गिव इलेक्ट्रॉन्स, ओके, एंड इट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और I2 जो है, इट इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड बेसिकली इट इज यूज फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ Na2S2O3। लिख लो इसको। ओके, इंडिकेटर की बात करें तो हम यहाँ पे स्टार्च यूज करते हैं एज एन इंडिकेटर। यहाँ भी
स्टार्च हम यूज़ करेंगे इंडिकेटर। अब जैसे हमारे पास I2 जब फॉर्म होता है यूजुअली इस वाले केस में, I2 जब आपके पास फॉर्म होगा तो वो आपको पता है कि आप स्टार्च का टेस्ट कैसे करते हैं, आयोडीन से टेस्ट करते हैं, जो पोटैटो में करते थे, आपने 8th क्लास में 10th क्लास में पढ़ा होगा कहीं। तो स्टार्च को हम यहाँ पे इंडिकेटर की तरह यूज़ करेंगे। I2 के प्रेजेंस में वो एक एडिजॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा जो कि आपको ब्लू कलर देगा। तो जैसे ही आपको कॉनिकल फ्लास्क में ब्लू कलर दिखेगा, इसका मतलब है कि आपका जो टाइट्रेशन है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। रिटन डाउन लिख लिया सबने? अब इसमें ऑलरेडी I2 प्रेजेंट है, तो जैसे आप इसमें स्टार्च डालोगे तो पहले से क्या रहेगा, इसमें ब्लूइश पर्पल कलर, और जैसे ही सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेशन होने लगेगा, रिएक्ट करने लगेगा, तो ये कैसा हो जाएगा, कलरलेस। सेम चीज़ जैसे ही इसने रिएक्शन किया KiO3 के साथ आयोडाइड आयन ने, इसमें I2 प्रिपेयर हो गया। तो जब I2 प्रिपेयर हो जाएगा तो तुरंत आपको मिलेगा इन दिस केस ऑल्सो ब्लूइश पर्पल कलर, जो कि सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेशन करने पे रिएक्ट कर जाएगा। तो देयर विल बी नो लॉन्गर I2 प्रेजेंट। I2 नहीं रहेगा तो कलर क्या हो जाएगा, ब्लूइश पर्पल से कलरलेस। कंटिन्यू करें आगे? अगर कुछ मैसेज कर रहे हो तो को होस्ट में करो, ओके? नहीं सॉरी, होस्ट में करो। ओके, सो अभी इसी के बेसिस पे लेट्स डू वन क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन जो है वो थोड़े से टिपिकल आते हैं, तो बस ध्यान से सुनना। अगर आएगा तो इसी से रिलेटेड कुछ आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। So I am having an aqueous solution containing 0.1 gram KiO3, इसका मोलर मास गिवन है आपको 214, and an excess of Ki was acidified with HCl. The liberated I2 consumes 45 ml of sodium thiosulfate. Calculate molarity of Na2S2O3, that is your sodium thiosulfate. Okay. अब यहाँ पे क्या है, आपको KiO3 का वैल्यू गिवन है और आपको पूछना है Na2S2O3 के बारे में। तो पहले तो ये रिएक्शन आपको याद ही होना चाहिए, मोस्टली क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो क्वेश्चन में आपको रिएक्शन भी गिवन है, IO3 माइनस प्लस 5I माइनस प्लस 6H प्लस आयन यस 3I2 प्लस 3H2। एक रिएक्शन आपको ये गिवन है, दूसरी गिवन है I2 प्लस 2 Na2S2O3 gives Na2S4O6 plus 2Na। तो क्वेश्चन में these data are given to you. ओके, नाउ क्या बोल रहा है, एन aqueous solution containing 0.1 ग्राम ऑफ KiO3, मतलब KiO3 का आपको मास गिवन है।
मोलर मास भी गिवन है, मैं मोल्स निकाल सकती हूँ। एंड एक्सेस ऑफ के आई वॉज एसिडिफाइड, तो के आई जो आई माइनस आया है वो के आई की वजह से आया है, और ये आपके पास के आई ओ थ्री में से आई ओ थ्री आयंस के फॉर्म में लिखा हो, बाकी स्पेक्टेटर आयन है तो उसको हम इतना नहीं देख रहे। यहाँ पे H प्लस आयन है, यहाँ पे I2 और है। तो सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ IO3 माइनस। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। 3 2 6 -6 और इज इक्वल टू ये माइनस में है, तो कितना हो जाएगा इसका +5। इक्वेट करना है आपको, निकालना है। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 और I2 में चेंज हो रहा है किसमें, 0 में। तो +5 से इट इज गेटिंग चेंज इनटू 0 और -1 से इट इज गेटिंग चेंज इनटू 0। तो आप मुझे बताओ इस I2 का n फैक्टर क्या होगा, जल्दी से। इसका n फैक्टर निकालना है I2 का, जल्दी से बताओ क्या निकालोगे। सब गलत कर रहे हैं। यहाँ पे जो I2 फॉर्म हो रहा है सिर्फ इसकी वजह से थोड़ी आ रहा है, इसकी वजह से भी तो आ रहा है। दोनों को काउंट नहीं करोगे, ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं करवाए क्लास में, ऑलरेडी मैं ऐसे एग्जाम्पल्स करा चुकी हूँ। अब I2 के लिए आप यहाँ पे एन फैक्टर देखो, फ्रॉम IO3 माइनस से, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ N1 फॉर दिस वन एंड N2 फॉर दिस वन। N1 में चेंज कितना आ रहा है, +5 से 0, 5 का चेंज आ रहा है, और मुझे निकालना इसका है। तो इसके कितने आइटम्स है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 10। N2 की बात करूँ, -1 से 0, चेंज कितने का है, 1, एटम कितने हैं, 2, कितना आ गया, 2। इज इट क्लियर और नॉट। ये कितने के लिए हो रहा है, 1 मोल के लिए। तो 1 मोल के लिए यू हैव एन फैक्टर 10 + 2 12। तो दो इस तरीके से जब फॉर्म होते हैं, यहाँ पे आपके पास स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होता है और यहाँ पे भी एक वैल्यू होती है, तो उसके लिए एन फैक्टर का वैल्यू क्या बताया था, 10 × 2 डिवाइडेड बाई 10 + 2 विच विल बी इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 12 विच विल बी इक्वल टू 5/3। याद है ये एन फैक्टर निकालना या नहीं। अगर दो इस तरीके से डिस्प्रपोर्शनेशन आ रहे थे तो हम इस तरीके बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी वर यूजिंग टू फाइंड द एन फैक्टर। नोट्स में देखना, आपको मिल जाएगा, ठीक है, इट विल बी देयर इन नोट्स। नाउ इसका एन फैक्टर हमने निकाल लिया, जो कि आ गया फाइनली 5/3। अब हम इसका एन फैक्टर निकालते हैं। यहाँ पे क्या है, 0, 0 से कन्वर्ट हो रहा है ये किसमें, -1 में। ओके, फ्रॉम ईयर। अब अगर मुझे इसका एन फैक्टर निकालना है, चेंज कितने का है, 1 का, और नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2, तो 1 × 2 दैट मीन्स एन फैक्टर 2 आ रहा है। और यहाँ पे एन फैक्टर कितना आया, 5/3। तो बेटा जब आप रिएक्शन कर रहे हो तो अगर मुझे इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालने के लिए मुझे ये चाहिए और ये निकालने के लिए मुझे यहाँ से चाहिए, बट जो भी यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट आ रहा होगा उसको मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट इक्वेट नहीं ले सकती, बिकॉज दोनों का एन फैक्टर क्या आ रहा है, डिफरेंट। समझ में आया। सो अगर मुझे यहाँ पे ऐसे लिखना है, मैं इक्वेशन क्या यूज करूँगी, इक्विवेलेंस ऑफ IO3 माइनस विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ I2, और देन सेकेंड इक्वेशन के लिए इक्विवेलेंस ऑफ I2 शुड बी इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ Na2S2O3। यही तो फॉर्मूला यूज करके हम निकालते। अब मुझे क्वेश्चन में इसका वैल्यू गिवन है, इससे मैं ये निकालती, जैसे ये निकलता तो मुझे ये भी पता है, इसका मतलब मैं यहाँ से ये निकाल सकती थी। बट इधर से इधर ले जाने वाला केस हम बस तभी करेंगे only when n factor is सेम। बट क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में जो गिवन है वहाँ पे मेरे पास
एन फैक्टर सेम नहीं आ रहा है तो मैं इक्विवेलेंस वाला रूल नहीं लगा सकती। तो इक्विवेलेंस के अलावा मैं क्या रूल लगा सकती हूँ? कुछ और लगा सकते हैं जो हमेशा इक्वल रहेगा। अगर इस तरीके से हम सक्सेसिव रिएक्शन करा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम इक्विवेलेंस, इफ आई वांट टू यूज एनीथिंग एल्स, क्या यूज कर सकते हैं हम? यस शुक्तिका, गुड। और कोई पोस्ट में मैसेज करो, कुछ मैसेज करना है तो। यस प्रशस्ति, गुड। मोल्स, हम क्या करेंगे? मोल्स, क्योंकि मोल्स जो मेरे पास यहाँ पे फॉर्म हुआ था पहले वाले रिएक्शन में, ओके, यहाँ पे जो भी मोल्स निकल के आएगा वो इसके मोल्स से इक्वल रहेगा। इक्विवेलेंट्स इक्वल नहीं होंगे क्योंकि एन फैक्टर अलग है। अगर एन फैक्टर सेम होता तो इक्विवेलेंट्स भी इक्वल हो जाते, बट सिंस एन फैक्टर इज डिफरेंट तो इक्विवेलेंट सेम नहीं रहेंगे, बट मोल्स तो सेम रहेंगे ना। जितने मोल्स I2 आपके फॉर्म हुए उतने ही तो वापस थायोसल्फेट के साथ रिएक्ट करेंगे जाके। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी? इसको मोल्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करूँगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? ठीक है, तो मुझे KiO3 का मोल्स गिवन है तो एज आई वाज सेइंग कि अब हम इक्विवेलेंट्स को नहीं ले सकते बट हम मोल्स को तो ले सकते हैं ना। तो अब हम मोल्स का यूज करके इक्वेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिख लो, सो कन्वर्ट equivalent into moles because moles will be same. ओके, तो अगर मुझे I2 के मोल्स निकालने हैं तो इसका मोल कितना था? जितना ये बना हुआ है उतना ही ये आएगा, जितने मोल्स ये आए उतने ही आपके पास ये मोल्स आएंगे डिवाइडेड बाय उसका एन फैक्टर। यस और नो? जल्दी बताओ। मोल्स ऑफ I2 निकालो, जल्दी बताओ मुझे कितना आएगा। ये हम पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में। ठीक है, देखो शॉर्टकट में आप यहाँ से मोल्स इधर निकालोगे, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इक्विवेलेंस ऑफ I2 आपको निकालना है सेकंड वाले केस में। तो सेकंड वाले केस के लिए जो भी उसका नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, तो वो आपको क्या दे देगा? इक्विवेलेंट वेट्स, है ना। तो हम यहाँ से चलते हैं फॉर दिस वन। इसका मुझे गिवन था नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स कितना, सॉरी मास, दैट इज योर 0.1 डिवाइडेड बाई 214। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी अगर 5 से, तो ये मुझे क्या दे देगा? 5 इज योर एन फैक्टर। ये हो गया मोल्स। तो यहाँ पे क्या निकला? इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस ऑफ IO3 माइनस, ओके, विच विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ I2। ठीक है, तो यहाँ के I2 से इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो नीचे गैप करके, 1 सेकेंड।
यहां तक क्लियर है? इक्विवेलेंस ऑफ IO3 माइनस निकालना समझ में आया? जो इसके इक्विवेलेंट्स होंगे वही I2 के यहाँ पे इक्विवेलेंट्स होंगे, तो इसके मैं लिख देती हूँ इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 किसके इक्वल हो जाएगा? 5 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 214। इधर इस वाले A2 की बात हो रही है, ये तो अलग है ना? तो इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, ये 1:1 रेशियो में, ये बाय द वे इक्विवेलेंट्स में हमको मोल फ्रैक्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? तो जो इसके इक्विवेलेंट्स आए उसको अगर मैं डिवाइड कर दूंगी उसके n फैक्टर से, तो हमें क्या मिल जाएगा? मोल्स। तो यहाँ से अगर मुझे मोल्स ऑफ I2 निकालना है तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 214 डिवाइडेड बाई 5/3। तो यहाँ से क्या निकल गया? मोल्स ऑफ I2, ठीक है? 5 इधर से कैंसिल हो जाएगा, सो ये 3 ऊपर गया तो आपको मिलेगा 0.3 डिवाइडेड बाई 214। ये मिल गए यहाँ पे मोल्स ऑफ I2। जितने मोल्स यहाँ पे I2 के हुए उतने ही मोल्स यहाँ पे भी I2 के हो जाएंगे। दैट मीन्स इसके कितने हुए? 0.3 डिवाइडेड बाई 214 मोल्स ऑफ I2। इसके इक्विवेलेंट्स को मैं इक्वेट नहीं कर सकती थी, मतलब ये वैल्यू को मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट इक्वेट नहीं कर सकती थी, बट मोल्स तो कर सकती थी। तो इसके इक्विवेलेंट्स को मैंने मोल्स में कन्वर्ट किया, और जितने मोल्स यहाँ पे यूज हुए उतने ही मोल्स यहाँ पे भी यूज हो जाएंगे। ओके, और उसको मैं इसके इक्वेट कर दूंगी, तो मुझे यहाँ पे मोल्स मिल गया। अब मैं इसको यूज करते हुए दैट मीन्स वापस से मोल्स को इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकती हूँ। इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2S2O3। इसके मोल्स मुझे पता है विच इज 0.3 डिवाइडेड बाई 214। इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के लिए मैं उसके n फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगी। सो दिस इज फ्रॉम सेकेंड रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन में n फैक्टर इसका 2 था, इट विल बी इक्वल टू, मुझे नॉर्मेलिटी नहीं पता, ओके? और क्वेश्चन में क्या वैल्यू गिवन है, हमको क्या निकालना था? कैलकुलेट दी मोलारिटी ऑफ, ठीक है, और 45 ml वॉल्यूम गिवन है, तो हमारे पास 45 ml वॉल्यूम है, ओके? एंड तो यहाँ पे N1V1 होता है, तो 45 इंटू ml में है, लीटर में कन्वर्ट कर लो, 10⁻⁻3। तो यहाँ से नॉर्मेलिटी आ जाएगा, और जब नॉर्मेलिटी आ जाएगा तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे? मोलैरिटी। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू कितना हुआ? 2 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 214 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 10⁻⁻3। ना ये आपके पास नॉर्मेलिटी आया, तो आप मोलैरिटी कैसे निकालोगे? क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी से बताओ, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी? हाँ शुक्तिका, आप स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो भी कर सकते हो, ऑफ कोर्स आंसर सेम ही आएगा। सेम ही आएगा, उसमें कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है ना? तो यहाँ से आप क्या कैलकुलेट करोगे? नॉर्मेलिटी, एंड नॉर्मेलिटी आ जाएगा तो इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट योर मोलैरिटी। मल्टीप्लाई कर दो n फैक्टर से, यू विल गेट योर आंसर। अंडरस्टूड? लेट मी नो। यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे पुट करना। n फैक्टर यू नो फॉर N2S2O3, उसका n फैक्टर आपको पता ही है, मल्टीप्लाई करके यू विल फाइंड आउट द मोलैरिटी। गॉट इट? अब ये क्वेश्चन जो है जेई एडवांस में आया हुआ है, ठीक है? तो नीट वाले बच्चे अगर नहीं भी समझ पा रहे हैं तो चलेगा। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जेई एडवांस, तो इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। क्या चीज़ था, वापस से रिवाइज कर लेते हैं। 2 रिएक्शन गिवन थी हमको, और हमको ये गिवन है, दिस इज योर गिवन, और ये आपको फाइंड आउट करना है इसकी मोलैरिटी। इसकी मोलैरिटी निकालने के लिए आपको ये चाहिए, और ये पता करने के लिए आपको ये वाला आयोडीन चाहिए, और ये चीज़ गिवन है।
तो इस इक्वेशन से आप इसके इक्विवेलेंट्स और इसके इक्विवेलेंट्स इक्वेट कर सकते हो। तो जो भी इसके इक्विवेलेंट्स आएंगे वो भी इसके हो जाएंगे। इसका जैसे ही आपने इक्विवेलेंट निकाला तो किस में कन्वर्ट कर दो, मोल्स में, क्योंकि इसका आयोडीन का इनफैक्टर यहाँ पे और इसका इनफैक्टर डिफरेंट है, तो आप सेम इक्विवेलेंट नहीं ले सकते। इसका जैसे ही आपने मोल्स निकाला तो इसके भी मोल्स आ जाएंगे। इसके जैसे ही मोल्स आए आप उसको इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लो, क्योंकि एन फैक्टर आपको पता है। इसके इक्विवेलेंट को इसके इक्विवेलेंट से इक्वेट कर दो। इक्वेट करते टाइम इसकी नॉर्मल सॉरी इसके इक्विवेलेंट को इसके इक्विवेलेंट से इक्वेट कर दो, बिकॉज हमको ये निकालना है। इधर आपको वॉल्यूम गिवन है तो आप नॉर्मेलिटी निकाल लो। जैसी नॉर्मेलिटी आ जाएगा उसको डिवाइड कर दो एन फैक्टर से, तो यू विल गेट दी मोलैरिटी। डिफिकल्ट नहीं था, बट ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं इतने बड़े बड़े तो थोड़ा डर लग जाता है। ठीक है, प्रशस्ति रिपीट कर दिया, समझ में आ गया ना? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ओके, बहुत ही आसान टॉपिक, मतलब वेरी इजी। नाउ it is denoted by V and defined as volume in liter of oxygen gas produced at STP by the decomposition of all the H2O2 present in 1 liter of solution according to the equation जो कि नीचे गिवन है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, और उसका मतलब क्या है? इट इज एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम इन लीटर ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड, ओके, एट STP, जब हम डिकम्पोजिशन कर रहे होते हैं किसका, H2O2 का इंटू H2O प्लस 2O2। ठीक है, तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं let us say that 1 liter of H2O2 solution having molarity M and normality N is given। हम 1 लीटर की बात करें, डेफिनेशन ही बोल रहा है 1 लीटर पे करना है, तो 1 लीटर ऑफ H2O2 के लिए लेट्स से उसका मोलारिटी M है और नॉर्मेलिटी क्या है, M है। तो हमको वॉल्यूम गिवन है 1 लीटर। ओके, M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलारिटी, एंड नॉर्मेलिटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, N। अगर मुझे मोल्स निकालने हैं तो किसके इक्वल हो जाएगा, MV के। मोलारिटी मुझे पता है, वॉल्यूम पता है, तो मोल्स किसके इक्वल हो जाएगा, MV के। वॉल्यूम मुझे गिवन है कितना, 1, तो मोल्स किसके इक्वल हो गया, कैपिटल M के। नाउ रिएक्शन आपको ये तो याद करना पड़ेगा बेटा, और टाइट्रेशन वाले क्वेश्चन में यू विल गेट दी रिएक्शंस, वहाँ आपको रिएक्शंस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने मोल्स निकाल लिए। रिएक्शन क्या था हमारे पास, 2H2O2 gives 2H2O plus O2, है ना, 2 बैलेंस कर लो। यहाँ पे इसके मोल्स कितना आया, M, अभी हमने देखा
मोल्स कितना है हमारे पास m। ओके, तो अगर मुझे इसके मोल्स निकालने हैं O2 के मोल्स, तो कितना हो जाएगा m/2। कैसे? अगर 2 मोल्स के लिए 2O2 आपके पास फॉर्म हो रहा है, ओके, तो m मोल्स के लिए कितना हो जाएगा MO2। ओके, तो 2 के लिए 2, m के लिए कितना हो जाएगा m। तो यहाँ पे इसकी मोलारिटी H2O2 की मोलारिटी 2H2O2 की मोलारिटी m है, तो 1H2O2 की मोलारिटी कितना हो जाएगी m/2। इस होल की मोलारिटी m गिवन है। तो अगर मुझे, आप ये भी बोल सकते हो या मोल्स बोल लो कि 2H2O2 की m है, तो 1H2O2 की कितना हो जाएगा मोल्स m/2, है ना। तो इसके मोल्स यहाँ पे क्या हो गए m/2। तो इसके भी कितने फॉर्म्स होंगे m/2। ठीक है, फाइन। अब मुझे इसका निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम में इसका क्या होगा, जो भी मोल्स आया है मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर्स एट STP, जो कि कितना आया 11.2, डिवाइड कर दिया m एट STP। तो यही जो वॉल्यूम है फॉर 1 लीटर, दिस इज योर वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 11.2 m। अब हमको पता है कि n फैक्टर फॉर H2O2 कितना होता है 2। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोलारिटी होता है। ओके, और यहाँ से हम लिख सकते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना था हमारे पास 11.2 m। क्या है, इट इज नथिंग बट मोलारिटी। तो मोलारिटी के लिए मैं लिख सकती हूँ n डिवाइडेड बाई n फैक्टर। यहाँ पे m की जगह बस हमने यहाँ पे m की जगह नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाई n फैक्टर कर दिया है। यहाँ पे चाहे तो लिख लो m इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाई n फैक्टर। तो यहाँ से भी आप एक वैल्यू निकाल सकते हो। n फैक्टर H2O2 की फिक्स है, वो तो ऑलवेज 2 होती है। तो 11.2 इंटू n डिवाइडेड बाई 2 विच इज 5.6 इंटू n। डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला यूज करके नॉर्मेलिटी जो है वो फाइंड कर सकते हो, सॉरी वॉल्यूम स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हो किसका H2O2 का। गॉट इट? समझ में आया? स्निग्धो ये 2O2 नहीं होगा, 2 हटा दो, बिकॉज यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है ना, बैलेंस हो गया ऑलरेडी, 4 बैलेंस हो गए, 2 नहीं है वहाँ पे, 2 हटा दो। तो आप ये बोल सकते हो ऑल टुगेदर 2H2O2 के मोल्स आपको कितने गिवन है m। ठीक है, तो अगर आपको इसका O2 निकालना है, ये अगर 2H2O2 1O2 दे रहा है तो m कितना देगा, जो भी इसका रहेगा m डिवाइडेड बाई 2। चलो इसके बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। लेट्स डू वन क्वेश्चन which is your 20 ml of H2O2 requires 30 ml of N/12 acidified KMnO4 for complete oxidation. Calculate molarity, normality and volume strength of H2O2 solution. ठीक है, क्या क्या चीज़ें गिवन है आपको। H2O2 जो है रिएक्शन कर रहा है एसिडिफाइड KMnO4 के साथ,
ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो आपको पता है सिंपली इक्विवेलेंस ऑफ H2O2 जो है वो किसके इक्वल होंगे, इक्विवेलेंस ऑफ KMNO4। H2O2 के इक्विवेलेंस आप क्या कर सकते हो, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 20, इक्विवेलेंस ऑफ KMNO4 आपको नॉर्मेलिटी गिवन है n/12 दैट इज योर 1/12 ओनली, और वॉल्यूम गिवन है कितना 30। यहाँ से आप निकाल लोगे नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2 विच इज, कैंसिल कर दो, 1/8। ओके, 1/8 इसका अगर नॉर्मेलिटी है तो मोलैरिटी कितना हो जाएगा, मोलैरिटी इज n फैक्टर डिवाइडेड नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय n फैक्टर, नॉर्मेलिटी 1/8 डिवाइडेड बाय n फैक्टर H2O2 का फिक्स होता है 2, दैट मीन्स 1/16 m, दिस इज 1/8n। तो मोलैरिटी निकल गया, नॉर्मेलिटी निकल गया। अब आपको क्या निकालना था, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कितना होता है, 5.6 इंटू n, दैट इज 5.6 इंटू 1/8 विच इज इक्वल टू 0.7। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 यहाँ पे कितना है, 0.7। ठीक है, ओके नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम, दैट इज हम यहाँ पे बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम। ठीक है, ओलियम इज नथिंग बट योर H2S2O7। ओलियम क्या होता है, H2S2O7। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन बहुत कभी कभार आ जाते हैं और इसका जस्ट सिंपल फॉर्मूला लगाना है, इट्स वेरी इजी। तो पहले देख लेते हैं, ओलियम is obtained by dissolving SO3 gas in H2SO4 solution, and this dissolved SO3 gas is known as फ्री गैस। ये जो भी आप SO3 गैस यहाँ पे यूज कर रहे हो उसको फ्री गैस बोलते हैं। अब रिएक्शन क्या होता है, वी टेक H2SO4 सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब हम सॉल्यूशन बोल रहे हैं एक्वस मतलब वाटर भी है यहाँ पे, so this contains solution of acid plus water। उसका रिएक्शन कर रहे हैं हम SO3 के साथ जिसको हम बोल रहे हैं फ्री गैस। ये आपस में रिएक्शन करके फॉर्म कर रहा है H2S2O7। अब यहाँ पे एक चीज लिखना है ध्यान से नोट डाल के, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम is always greater than 100 and the number greater than 100 indicates the amount of water with which free SO3 will react। ठीक है, अब ये जो भी चीज लिखवाई है वो मैं क्वेश्चन से आपको एक्सप्लेन करूंगी। क्वेश्चन है कैलकुलेट परसेंटेज ओलियम ऑफ फ्री SO3 in 109% of ओलियम सैंपल।
तो आपके पास एक ओलियम का सैंपल है जिसमें 109% ओलियम सैंपल है, ठीक है। तो अब देखो एक ओलियम सैंपल में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी, जो भी ऊपर लिखवाया है उसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ यूजिंग दिस क्वेश्चन। आई हैव हियर ओलियम सैंपल, ओके। ओलियम सैंपल में पहली बात तो वेट ऑफ वाटर होगा, ठीक है। अगेन ओलियम बना किससे है, H2SO4 प्लस वाटर से, ओके। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, दिस जो भी आपके पास सैंपल गिवन होगा क्वेश्चन में, कभी भी क्वेश्चन में जो भी वॉल्यूम सैंपल गिवन होगा, इट ऑलवेज टेल्स अबाउट टोटल वेट ऑफ H2SO4। तो ओलियम सैंपल जो है वो टोटल वेट जो है H2SO4 का बता रहा है। अब इसमें H2SO4 दो जगह से आ रहा है, एक तो जो ऑलरेडी प्रेजेंट था, रिएक्शन होते टाइम हमने लिया था ना अभी, H2SO4 प्लस SO3 गिव्स H2S2O7। तो उसमें ये जब हम टोटल ये जो ओलियम सैंपल जब वो बोल रहा है तो इसका मतलब है कि वो बोल रहा है ऑलवेज टेल्स अबाउट दी वेट ऑफ H2SO4। H2SO4 एक तो ये है, दूसरा जो है रिएक्शन में प्रोड्यूस भी हो रहा है, विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन। अब रिएक्शन में क्या हो रहा है कि क्योंकि पानी भी प्रेजेंट है इस रिएक्शन में, जब हम H2SO4 का सोल्यूशन लेते हैं तो उसमें वाटर भी प्रेजेंट है, वो वाटर कुछ अमाउंट ऑफ SO3 के साथ रिएक्शन करके H2SO4 फॉर्म कर देता है। तो एक तो जो ऑलरेडी प्रेजेंट था वो तो है ही, ठीक है। उसके अलावा रिएक्शन में क्योंकि वाटर था तो वो भी थोड़ा बहुत SO3 के साथ कंबाइन करके H2SO4 फॉर्म कर गया, तो वहाँ पे हम H2SO4 क्या हो गया आपके पास, एक्स्ट्रा हो गया। तो ये जो वैल्यू गिवन है 109, यहाँ पे वैल्यू गिवन है 109, तो नोट में क्या लिखवाया, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 100 एंड द नंबर ग्रेटर देन 100, जो ग्रेटर देन 100 सा नंबर होगा वो आपको बताएगा कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर है। तो 109 में इसका मतलब है 9 ग्राम क्या हो गया वाटर का, और इसको जब आप ऐड करोगे वेट ऑफ H2SO4 प्लस H2 नहीं SO3, रिएक्शन जो हो रहा है SO3 का, वो टोटल कितना होना चाहिए 100 ग्राम। तो जो भी एक्स्ट्रा है वो आपको वाटर के बारे में बता रहा है, वो वाटर की वजह से आ रहा है। अब इस रिएक्शन में मैं मोल्स निकाल लेती हूँ, 9 ग्राम्स डिवाइडेड बाई 18 मतलब हाफ मोल है। अगर ये हाफ मोल है इसका मतलब है SO3 भी कितना मोल्स होगा, हाफ मोल्स होगा। अगर SO3 हाफ मोल्स है इसका मतलब है ये जो H2SO4 यहाँ पे प्रोड्यूस्ड हुआ है वो भी कितना होगा, हाफ मोल, जिसका अगर मैं वेट निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 98 मोल्स इंटू मोलर मास विच विल बी इक्वल टू 49। और मुझे SO3 का वेट निकालना है यहाँ पे, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ इंटू 80, SO3 का मोलर मास 80 होता है विच इज इक्वल टू 40। बात समझ में आया, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा था कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ओलियम ऑफ फ्री SO3 इन 109% ऑफ ओलियम सैंपल। तो ओलियम सैंपल से ये कंफ्यूज नहीं होना कि वो ओलियम सैंपल आपको बोल रहा है H2S2O7 के बारे में, वो आपको बता रहा है कि कितना उसमें H2SO4 प्रेजेंट है, ठीक है। तो फ्री SO3 कितना हुआ, कितना ग्राम है उसका 40 ग्राम, H2SO4 प्लस वेट ऑफ SO3 100 ग्राम्स होना चाहिए था, आपको उसमें से SO3 का वेट निकल के आ गया दैट इज 40 ग्राम। इसका मतलब परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 कितना हुआ, 40%। क्लियर है? मैम मैम एक्स्ट्रा 9% इज H2SO4। नहीं, एक्स्ट्रा 9% इज वाटर, ओ ओ ओ यहाँ पे नोट में लिखवाया हुआ है देखो, इन द परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम सैंपल the number greater than 100 indicates the amount of water with which free SO3 will react। तो आपको वही फ्री SO3 आपको पता करना है कि वो कितना परसेंटेज है। सो अगर क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा, अदरवाइज इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इफ यू वांट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, not that important. If you want you can leave this topic also। लिख लो जल्दी से।
श्वेता फास्ट हो रहा है क्या? ओके, यहाँ तक अगर आपको फास्ट लग रहा है तो वीडियो में अपलोड कर दूंगी, वहां से पढ़ लेना। अभी आगे से आई बी स्लो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज योर हार्डनेस ऑफ वाटर। अब आपको पता है कि हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से हो सकता है? वाटर जो भी है बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक सॉफ्ट वाटर होता है और एक आपके पास क्या होगा, हार्ड वाटर। दिस इज योर सॉफ्ट वाटर एंड दिस इज योर हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर वो होते हैं जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फोम प्रोड्यूस करते हैं सोप के साथ, और हार्ड वाटर वो होते हैं जो सोप के साथ फोम प्रोड्यूस नहीं करते। तो ये वो टॉपिक है जो 10th क्लास में लास्ट ईयर एक्सक्लूड कर दिया गया था। तो पता नहीं आपको पता भी होगा नहीं होगा, बट मैंने तो पढ़ाया था। सो विच प्रोड्यूसेस सफिशिएंट फोम विद सोप। सोप के साथ प्रॉपर बढ़िया सा फोम जो फॉर्म करते हैं उनको सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। हार्ड वाटर क्या होते हैं? विच does not produce foam with soap। तो आपने कई बार अगर ऑब्जर्व किया होगा कि आप काफ़ी बार साबुन लगाए जा रहे हो बट स्टिल झाग नहीं बन रहा है, इसका मतलब है कि वो वाटर जो है वो कैसा है, हार्ड वाटर है, ड्यू टू विच फोम फॉर्म प्रॉपरली नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हार्डनेस किस वजह से होती है किसी भी वाटर सैंपल में? दैट हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम salts present in them. So next is your reason of hardness of water. So hardness of water is due to bicarbonates, sulfates and chlorides of magnesium and calcium. So magnesium and calcium के अगर sulfates होंगे, बाइकार्बोनेट्स होंगे, क्लोराइड्स होंगे, तो इसका मतलब है कि वो वाटर कैसा है, हार्ड वाटर है। ओके, हार्ड जो हार्डनेस है वाटर की वो भी दो टाइप्स की होती है। एक होती है टेम्पररी हार्डनेस, दूसरी होती है परमानेंट। टेम्परेरी हार्डनेस को हम सिंपली बॉइलिंग से रिमूव कर सकते हैं, या फिर कुछ और भी मेथड्स होते हैं टेम्परेरी हार्डनेस के। परमानेंट हार्डनेस को कुछ केमिकल्स रिएक्शंस का यूज करके हम रिमूव करते हैं। ओके, तो टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होता है? इट इज ड्यू टू दी बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जो कि हो गया CaHCO3 एंड MgHCO3। तो अगर ये कंपाउंड्स प्रेजेंट है तो उस हार्डनेस को हम टेम्पररी हार्डनेस बोलते हैं। एंड दिस इज ड्यू टू दी सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मतलब अगर मेरे पास CaSO4 है, या फिर MgSO4 है, या फिर CaCl2 है, या फिर MgCl2 है, ये सारे अगर आपके पास सल्फेट्स प्रेजेंट है, SO4 क्या होता है, SO4 2 माइनस है सल्फेट ओनली। तो ये अगर सल्फेट्स प्रेजेंट है या उसके क्लोराइड के कंपाउंड्स प्रेजेंट है तो हम उसको बोलते हैं कि परमानेंट काइंड ऑफ हार्डनेस है। अब ये वाला जो टॉपिक है बेसिकली ये हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन वाले टॉपिक में। ठीक है, वाटर वाला हाइड्रोजन टॉपिक है और पूरा चैप्टर है, उसको उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस मेरे को यहाँ पे पढ़ना है डिग्री ऑफ हार्डनेस। तो डिग्री ऑफ हार्डनेस के लिए पहले मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि हार्डनेस होता क्या है। सो बेसिकली वाटर जो होता है आपके पास, इट कैन बी सॉफ्ट ऑल्सो और इट कैन बी हार्ड ऑल्सो। सॉफ्ट कब होने वाला है? जब वो प्रॉपरली फोम फॉर्म करता है सोप के साथ। हार्ड मतलब वो सोप के साथ फोम प्रिपेयर नहीं कर पाता ढंग से। अब ये जो हार्डनेस है
ये किसकी वजह से आ रही है? अगर मैं सल्फेट्स ले लूँ, क्लोराइड्स ले लूँ, बाइकार्बोनेट्स ले लूँ फॉर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो इनकी वजह से हार्डनेस आती है। अब हार्डनेस दो टाइप की होगी, एक आपके पास टेम्पररी होती है जिसको आप सिंपल मेथड से रिमूव कर सकते हो, और दूसरी होती है आपके पास परमानेंट, जिसको रिमूव करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन वाले चैप्टर में। तो टेम्पररी हार्डनेस कौन से सॉल्ट की वजह से होगी? वो होगी बाइकार्बोनेट्स की वजह से, विच इज योर CaHCO3 एंड MgHCO3। और जो परमानेंट हार्डनेस है आपके पास, वो होगी सल्फेट्स और क्लोराइड्स के सॉल्ट्स के साथ। तो अगर मेरे पास कैल्शियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, या कैल्शियम क्लोराइड है, या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो इनकी वजह से जो हार्डनेस आएगी, दैट विल बी कॉल्ड एज योर परमानेंट हार्डनेस। So for now, this much of information for the hard water is more than enough. जो मेन टॉपिक है हमारा इसमें, दैट इज योर डिग्री ऑफ हार्डनेस। नाउ डिग्री ऑफ हार्डनेस जो है, इसको हम स्टडी करते हैं ppm में। ओके, दैट इज योर पार्ट्स पर मिलियन। सो इफ यू रिमेंबर, जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, तब आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैम हम ppm कब पढ़ेंगे, तो दैट इज गोइंग टू बी इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, अब पार्ट्स पर मिलियन जो भी हार्डनेस ऑफ वाटर है, उसको हम ppm के रेस्पेक्ट में ही डिफाइन करते हैं। सो इस पर लिख लो, इट इज अ स्पेशल concentration unit which is used when solute is present in negligible amount in the solution, and it is defined as weight of solute present in per million parts by weight of solution। ठीक है, तो 1 मिलियन में, बेसिकली पर मिलियन में आपके पास सोल्यूट का वेट कितना है, उसको हम डिफाइन करते हैं ppm से। तो इट इज अ स्पेशल टाइप, स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन यूनिट। जैसे हम मोलारिटी पढ़ते हैं, जैसे हम मोलालिटी पढ़ते हैं, वैसे ही आपके पास क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। और डिग्री ऑफ हार्डनेस को हम ppm के रेस्पेक्ट में ही इसको शॉर्ट फॉर्म में हाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी ppm, तो ppm के रेस्पेक्ट में ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मुझे ppm निकालना है, फॉर्मूला हो जाता है वेट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶। यहाँ पे हम परसेंटेज की बात नहीं कर रहे, परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, बट क्योंकि हम एक मिलियन में बात कर रहे हैं कितना सोल्यूट प्रेजेंट होगा, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10⁻⁶ से। यूजुअली इस केस में वेट ऑफ सोल्यूशन जो होता है वो किसके इक्वल होगा, हमेशा वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। बट वेट ऑफ सोल्यूट इतना कम होता है, लाइक उसका अमाउंट इतना ज़्यादा कम है कि हम उसको नेक्स्ट टू जीरो कंसिडर करते हैं, एकदम मिनिमम। मतलब इतना, अगर मान लो मेरे पास एक समुद्र है, ठीक है, समुद्र में हम उसको सॉल्वेंट कंसिडर कर रहे हैं, वाटर है, उसमें अगर मैं 1 चम्मच ऐड कर दूं लेट्स से मैग्नीशियम सल्फेट का, तो क्या वेट ऑफ सल्फेट कुछ खास फर्क करेगा आपके वेट ऑफ पूरे ओशन में? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, उसके लिए तो एकदम ना के बराबर हुआ। तो इसीलिए हम सोल्यूट जो भी यूज कर रहे हैं, सोल्यूट यहाँ पे यही सब सॉल्ट्स होने वाले हैं, तो ये जो सोल्यूट है उसको हम कंसिडर कर रहे हैं कि इट इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो है, बहुत कम है उसका अमाउंट। सो फॉर दैट यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूशन जब भी आपको लेना होगा, it will approximately be equal to weight of solvent। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा वो, वेट ऑफ सॉल्वेंट के। गॉट इट? समझ में आई ये चीज? इट्स नथिंग बट द डेफिनेशन, और उसके हिसाब से ही हमको करना है। इसी टॉपिक पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, देन वी विल फिनिश द क्लास।
क्वेश्चन है आपके पास 1 kg ऑफ हार्ड वाटर सैंपल contains 0.002 moles of MgSO4. Calculate degree of hardness of water. ठीक है, क्वेश्चन से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। मेरे पास 1 kg है हार्ड वाटर सैंपल का, जिसमें 0.002 मोल्स ऑफ MgSO4 गिवन है और मुझे डिग्री ऑफ हार्डनेस निकालना है। और डिग्री ऑफ हार्डनेस हमेशा किस में निकालते हैं हम? पार्ट्स पर मिलियन में। तो 1 kg ऑफ हार्ड वाटर है मेरे पास, विच इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम्स, है ना। और इसमें मोल्स कितने गिवन है? 0.002 मोल्स। तो अगर इसका मतलब है कि 10⁻³ में 0.002 मोल्स है, तो 10⁻6 में कितना हो जाएगा? क्योंकि हमको आंसर तो किस रेस्पेक्ट में निकालना है? 10⁻6 के। तो कितना हो जाएगा आंसर? 0.002 डिवाइडेड बाई 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6, which will be equal to 2 moles. ठीक है, तो 10⁻6 में हमारे पास क्या प्रेजेंट है? 2 मोल्स ऑफ MgSO4। अब जो हार्डनेस है, ओके, एक चीज और यहाँ पे नोट डाल के लिख लो कि डिग्री ऑफ हार्डनेस जो है is expressed in the terms of CaCO3 and defined as the weight of CaCO3 present in 10⁻6 gram of hard water सैंपल। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम हार्ड वाटर को फाइंड आउट कर कितना हार्डनेस है, तो हम क्या करते हैं कि MgSO4 को CaCO3 के साथ रिएक्शन करते हैं, विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन दिस चैप्टर फॉर दैट मैटर। अगर आपको इतनी चीज पता है तो आप कर सकते हो, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर लोगे। तो जितना भी डिग्री ऑफ हार्डनेस आएगा उसको हम कैल्शियम कार्बोनेट के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करते हैं। तो हम बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन कराते हैं MgSO4 के साथ और फिर देखते हैं कि कितना कैल्शियम कार्बोनेट यूज हुआ MgSO4 को हटाने के लिए। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ लाइक राइटिंग एनी रिएक्शंस एंड एवरीथिंग, अगर मैं इट इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ CaCO3, तो जितने भी आपके पास इक्विवेलेंट्स होंगे CaCO3 के, वो यूज कर लेंगे किसके? इक्विवेलेंट्स ऑफ MgSO4। आपको रिएक्शन एंड एवरीथिंग कुछ जानने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ओके, कोई डाउट? तो जो भी आपके पास यहाँ पे मोल्स आया है किसका? MgSO4 का। कितने मोल्स होंगे? CaCO3 के, तो सेम मोल्स हो जाएंगे। तो हमको और कुछ देखना ही नहीं है। तो मोल्स ऑफ MgSO4 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ CaCO3। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, मोल्स ऑफ MgSO4 will be equal to moles of CaCO3 because 1:1 रेशियो में ही वो कंबाइन होते हैं। तो अगर आपको वेट निकालना है तो वेट कितना हो जाएगा? 2 मोल्स है और CaCO3 का मोलर मास होता है 100, दैट मीन्स आंसर आ जाएगा 200। और इसकी यूनिट होगी किसमें? ppm में, दैट इज योर पार्ट्स पर मिलियन। तो क्वेश्चन का समराइज करने के लिए आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 1 kg में इतने मोल्स ऑफ MgSO4 है और डिग्री ऑफ हार्डनेस जो है वो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट के लिए। तो जो भी आपके पास सॉल्ट प्रेजेंट होगा
उसके इक्विवेलेंट्स हमेशा किसके इक्वल होंगे, इक्विवेलेंट्स ऑफ CaCO3 के, बिकॉज वो 1:1 रेशियो में कंबाइन होते हैं। जो भी रिएक्शंस है वो हम हाइड्रोजन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अगर इस चैप्टर के लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इससे ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला काम करना है कि जो भी आपको मोल्स गिवन है उसको आप 10⁶ में निकालो कि उसमें कितने मोल्स गिवन है, और जो वो मोल्स आए वही मोल्स हो जाएंगे किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। और आपको उसका वेट निकालना है, तो वेट करने के लिए आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे कैल्शियम कार्बोनेट के मोलर मास से, तो जो भी वैल्यू आएगी वो डायरेक्टली किस में आएगी, पार्ट्स पर मिलियन में, क्योंकि आपने ऑलरेडी 10⁶ के रेस्पेक्ट में निकाल लिया है। गॉट इट? समझ में आया? क्वेश्चन में बस सब जगह यही लगेगा। तो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रही हूँ, तो होमवर्क में ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी। हार्ड वाटर सैंपल contains 0.0012% of MgSO4 and 0.00111% of CaCl2. Calculate degree of hardness of water as well as moles of Na2CO3 required to remove hardness from 1 kg of sample. थोड़ा सा ट्राई करना, थोड़ा सा अपना रिसर्च करके देखना, और हो सकता है डिफिकल्ट लगे बट कोई दिक्कत नहीं है, इजी है, कर लोगे। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है विच विल टेक लाइक हाफ एन आवर, और उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा।